एक बार सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के में हम इस समय ममलूक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ममलूक वंश के अंतर्गत आज हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि रजिया सुल्तान के समय उस समय दिल्ली सल्तनत में उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो जनता के लिए कितने उपयोगी कार्य कर पाती है और उसके सामने जो विद्रोह होते हैं उनको वो कैसे दमन कर पाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद ही जो अमीर वर्ग होता है, चालीसा वर्ग, जिसमें कि इक्तेदार, मजबूत लोग, कुलीन अमीर लोग शामिल होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं और वो सत्ता की वास्तविक बागडोर अपने पास रखना चाहते हैं और वो ऐसा करने में सफल भी होते हैं। इसका पिछला एक उदाहरण हमने रकुद्दीन फिरोज शाह के समय देखा कि कैसे उन्होंने रकुद्दीन फिरोज को जब चाहा उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया और जब चाहा उसे गद्दी से हटा दिया। लेकिन रजिया में आपको ये तो देखने को मिलेगा कि रजिया को वो गद्दी पर नहीं बैठाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे को हटाने का प्रयासरत रहते हैं, षड्यंत्र रचने की कोशिश करते रहते हैं। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी को होता है और बचपन से ही ये अपने पिता से प्रभावित होती है और जो सैनिक के जो कार्य होते हैं, धनुष चलाना, घोड़े सवारी करना, ये सभी ये सीख लेती है। यानी कि इसके अंदर एक जो सैनिक के जो गुण होते हैं वो सभी होते हैं और इल्तुतमिश भी इससे बहुत ही प्रभावित होता है और इसको सुल्तान घोषित करने से पहले जब इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पर जाता है तो ये जिम्मेदारी रजिया को शासन की दे जाता है और वो बखूबी उस समय जब उसको ये निभाती है और इल्तुतमिश इससे बहुत ही खुश होता है। तभी उसको विश्वास होता है कि हाँ, रजिया को वो अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। ममलूक वंश की बात में करें कि उस समय जो इल्तुतमिश की बात है, जो ये दो शासन चल रहे थे, इस बीच कोई इनके जो साम्राज्य में विस्तार नहीं हुआ क्योंकि इस समय सिर्फ दो वर्गों में, दो गुटों में संघर्ष चल रहा था और उसी में दमन विद्रोह चल रहे थे। उन्हीं को दमन करने में राजाओं का जो शासक था उसी में ये व्यस्त थे। गद्दी पर बैठना। रकुद्दीन फिरोज शाह का जब हम पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार से रजिया गद्दी पर बैठती है और किस प्रकार से वो रकुद्दीन फिरोज शाह और उसकी मां शाह तुर्कान का शासन का अंत होता है। फिर जब वो गद्दी पर बैठती है तो वो बिल्कुल वो एक सैनिक, जो एक सुल्तान होता है, उसकी जो ड्रेस वो पहनती है उसमें वो काबा जिसे चोगा बोलते हैं और कुलाह जिसे टोपी कहती है, वो पहनकर वो दरबार पर आती है और दरबार पर डेली उपस्थित होती है। इसके साथ ही उसने एक उपाधि धारण की और वो उपाधि थी उम्दत उल निस्वा की। उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है और रजिया जो होती है ये मध्यकालीन भारत की प्रथम तथा अंतिम मुस्लिम शासिका होती है। गद्दी पर रजिया बैठ जाती है। अब असली चुनौतियां शुरू होती हैं क्योंकि वो जो चालीसा वर्ग के जो सरदार हैं और जो इक्तादार भी इसमें शामिल होते हैं, ये इसको मतलब कि आसानी से इसका जो राज्य है वो आसानी से चलने नहीं देंगे। बीच बीच में ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते रहेंगे जिससे रजिया को परेशानी होती रहेगी। प्रारंभिक चुनौतियों में हम देखें तो जो उसके सामने विद्रोह होता है, जो लोग रजिया से मतलब कि गद्दी पर बैठने पर खुश नहीं होते हैं वो लोग एक सम्मिलित रूप से विद्रोह करने की कोशिश करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि चलिए हम रजिया को गद्दी से हटाते हैं और अपने मनपसंद का कोई शासक बैठाते हैं। इनमें जो विद्रोह करने वाले में जो लोग होते हैं, इनमें एक हमारे अलाउद्दीन जानी,
अलाउद्दीन जानी थे जो कि लाहौर के इक़्तिदार थे। इसके बाद सैफुद्दीन कूची जो कि हासी के इक़्तिदार थे। कबीर खां अयाजी मुल्तान का जो इक़्तिदार था। मोहम्मद सलारी ये बंगाई इक़्तिदार था। और जो निजाम उल जुनैदी जो वजीर था ये भी रजिया के खिलाफ था। इल्तुतमिश के मौत के बाद ये बिल्कुल ही रजिया के शासन में शासक बनने के अगेंस्ट था। तो ये सभी विद्रोह करते हैं और रजिया की तरफ, रजिया के साइड इस समय फिलहाल मात्र एक ही जो उसका जो वफादार होता है, जो व्यक्ति होता है, वो मलिक तायसी होता है जो अवध का सूबेदार होता है। इन पर नियंत्रण करने के लिए, इनका दमन करने के लिए रजिया सबसे पहले अपने वफादार मलिक तायसी को भेजती है और मलिक तायसी लड़ने जाता है। लेकिन मलिक तायसी को जब लड़ने जाता है तो ये सैफुद्दीन जो कूची है ये मलिक तायसी को बंदी बना लेता है। बाद में मलिक तायसी की हत्या मतलब की मौत हो जाती है। ठीक है, जब मलिक तायसी की मौत हो जाती है और रजिया जो अपना फिर सोचती है, रजिया के पास उस समय इतनी विशाल सेना नहीं होती है कि ये वह इन लोगों को सम्मिलित रूप से इनका मुकाबला कर सके। यानी कि जो 5 लोग हैं, इनके 5 के समर्थन की सेना जो रही होगी, रजिया के पास इतनी सेना नहीं होती है। तो वो सोचती है, वो कूटनीति चलती है, एक मतलब कि चाल चलती है। इसके अंतर्गत वो क्या करती है, ये जो मलिक जो कबीर खां अयाजी है और ये जो मोहम्मद सलारी है, ये दोनों जो हैं, ये जो हैं, इन दोनों को ये अपने तरफ कर लेती है, इनको अपने पक्ष में कर लेती है। ठीक है, अपने पक्ष में रखने में ये कामयाब हो जाती है। जब ये दो अब रजिया के साइड हो जाते हैं तो अब ये प्लान बनाते हैं कि इनको किसी तरह से पकड़ा जाए। और लेकिन ये जो प्लान होता है ये किसी तरह से एक्सपोज हो जाता है और इन लोगों को पता चल जाता है जो बाकी थे। लेकिन फिर भी इसमें एक मुठभेड़ होती है। उसमें क्या होता है कि अलाउद्दीन जो जानी है लाहौर का, वो उसकी मार दिया जाता है। और इसके बाद जो सैफुद्दीन कूची है जो हासी का इक़्तिदार था, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और वजीर जो है इनका निजाम उल जुनैदी, मुल्क जुनैदी, ये सिरमौर पहाड़ियों की ओर भाग जाता है जहां पर इसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से जो उसकी जो आरंभिक चुनौतियां थी रजिया, उस पर वो नियंत्रण कर लेती है। इसके बाद वो जब उसको नियंत्रण कर लेती है तो जो पहला कार्य करती है वो शासन का पुनर्गठन करती है, क्योंकि वह एक ऐसे शासकों को उसमें बैठाती है, वो जो पुराने जो चालीसा थे, जो पहले से जो उसके षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी जगह पर वो नए लोगों को भर्ती करती है, मतलब नए लोगों को पद देती है, जिसमें कि उसके इल्तुतमिश के जो विश्वास पात्र थे और जो उसको जो लगते हैं विश्वास पात्र, जो उसके लगता है कि वो उसका साथ देंगे, वो उनको वो अपने शासन में हिस्सा देती है, मतलब कि पद देती है। उनमें से कुछ पदों के नाम लिखे हैं मैंने, जो आगे चल के आप देखेंगे कि ये नाम आएंगे आगे। एक जैसे कुतुबुद्दीन हसन गोरी, कुतुबुद्दीन हसन गोरी ये है नायब लश्कर का पद इन्हें दिया। और कबीर खां अयाजी ये लाहौर का इक़्तिदार था, लाहौर का इक़्तिदार था। एक जो एदगीन था इसे बंदाई का इक़्तिदार बनाया और ये अमीर ए हाजिब का भी पद इसे दिया। इसके बाद अल्तुनिया जो था उसको इसने भटिंडा का इक़्तिदार बना दिया, जिसे सरहिंद भी कहते हैं भटिंडा को। याकूत को इसने अमीर ए आखुर का पद दिया। अमीर ए आखुर मतलब कि अश्वशाला का प्रधान। उस समय ये पद जो तुर्कों को दिया जाता था, जो तुर्किश मूल के जो तुर्क जो मूल होते हैं, जो अपने को रियल ब्लड समझते थे तुर्कों का, उन्हें ये पद दिया जाता था। और जब ये पद एक जो याकूत जो था ये अफ्रीकन मूल का व्यक्ति था, कन्वर्टेड पीपुल था, ये जो दास था खरीद फरोख्त से, मतलब ओरिजिनली तुर्क नहीं था। जब इसको ये पद दे दिया जाता है तो बाकी जो कुछ अमीर जो है सामंती जो तुर्क हैं वो नाराज हो जाते हैं और वो उन्हें
अपने मतलब की प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं और इस पर भी वो षड्यंत्र करने लगते हैं। ये बात उन्हें हजम नहीं हो पाती है। इसमें जो एदगीन और अल्तुनिया आप देखेंगे, ये इनको बहुत सारे पद देती है, मतलब ये दोनों रजिया के बहुत ही ज्यादा कृपा पात्र रहते हैं। लेकिन लास्ट में जब रजिया का पतन होता है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान इन्हीं दोनों का रहता है, एदगीन और अल्तुनिया का। ठीक है, शासन का मतलब पुनर्गठन हो जाता है। इसके बाद वो कुछ राज्य के जो अस्थिरता थी, जो जनता से वादा था शांति स्थापित करने के लिए, उस पर वो काम करती है। इसके लिए वो जनता के लिए जो लेन देन जो विनिमय को बढ़ावा देती है, गलियों का निर्माण करवाती है एवं कुओं खुदाई इत्यादि का कार्य वो करवाती है। इसके बाद वो विद्यालय खुलवाती है, संस्थाओं व स्थलों का निर्माण कराया। हिंदुओं ने विज्ञान, विचार, अंतरिक्ष विज्ञान और रचना में वांछित योगदान दिया और जिसे विद्यालयों और कॉलेज में ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी कि हिंदुओं के लिए भी उसने ये चीजें खुलवाई। अब देखते हैं विद्रोह। रजिया के समय में फिर एक विद्रोह होता है और इस बार जो विद्रोह होता है यहाँ पर 2 जगहों पर होता है, लाहौर पर और सरहिंद पर यानी भटिंडा पर। ये जो विद्रोह होते हैं कभी दिल्ली पर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि दिल्ली पर की जनता का समर्थन इसे प्राप्त होता है और वहां पर इतना संभव ही नहीं था कि ऐसे षड्यंत्र रचे जाएं। ये जो अमीर लोग थे, मतलब कि चहलगानी के जो सदस्य थे, लगातार ये रजिया के खिलाफ हो रहे थे। उन्हें वो अपने हिसाब से शासन चलाने में इतनी दखल अंदाजी नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि उन्हें जो वो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। तो ये लगातार विद्रोह करने की कोशिश कर रहे थे और एक ऐसा एक सिचुएशन लाना चाहते थे तो कि ये भाई ऐसा किया जाए और इसे खत्म किया जाए। इन्हीं जो सरदारों में एक जो होते हैं, जो 3 जो हैं, इस जो मास्टरमाइंड जब बोलेंगे, जो ये विद्रोह होता है उसमें जो 3 जो अमीर होते हैं, मतलब कि जो इक्तदार होते हैं, जिसमें से एक होता है एदगीन, जो कि बंदायूं का जो इक्तदार था। बंदायूं उस समय की बहुत बड़ी वो इक्ता थी। और एक फिर ये होता है अल्तुनिया, जो कि आपको बताया मैंने कि भटिंडा का इक्तदार था। और बाद में इन्होंने एक जो कबीर खां अयाजी को भी शामिल कर लेते हैं। कबीर खां अयाजी को भी शामिल कर लेते हैं, जो कि लाहौर का इक्तदार होता है। ये 3 होते हैं। इन्हें समर्थन प्राप्त होता है। इन्हें मतलब कि जो तुर्क सामंत होते हैं, चली सदल के जो सरदार होते हैं, इन्हें समर्थन प्राप्त होता है और इससे इन तीनों को वो आगे रखते हैं, जो रहते तो हैं। और इसकी तरफ रजिया की तरफ जो नया जो गठन होता है उसमें अधिकतर गैर तुर्क सामंत होते हैं, वो इनकी तुलना में कम शक्तिशाली होते हैं। तो बहुत ही जो मुकाबला होगा इनके बीच होगा। तो सबसे पहले जो एदगीन होता है वो जो कहता है भाई कबीर खां अयाजी जाओ भाई विद्रोह करो, और वो इसे आदेश देता है। उसके आदेश पर मतलब कि निर्देश पर प्लान के हिसाब से लाहौर पर विद्रोह कर देता है। लाहौर पर जब विद्रोह कर देता है तो रजिया जाती है इस विद्रोह को दबाने के लिए और वो कामयाब हो जाती है और इसको दबा देती है, इस विद्रोह को। लाहौर का जो विद्रोह होता है, जो प्लानिंग होती है एदगीन की, वो असफल हो जाती है। बाद में जो कबीर खां अयाजी है उसको रजिया मुल्तान का इक्तदार बना देती है, यानी उसको लाहौर की जगह मुल्तान का इक्ता प्रदान कर देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कबीर खां अयाजी का जो विद्रोह होता है वो फेल हो जाता है। इसके बाद जो एदगीन है वो अल्तुनिया को कहता है, अल्तुनिया भाई आप अब विद्रोह कीजिए, आप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके जो आप हैं उस नेक्स्ट स्टेप के जो पात्र हैं, आप विद्रोह कीजिए। तो अल्तुनिया जो है वो भटिंडा, जिसे सरहिंद भी कहते हैं, वहां पर विद्रोह करती है। लेकिन और इसका जो दमन करने के लिए रजिया अमीर आखुर के साथ, जो ये उस समय कौन था, याकूत, उसके साथ जाती है।
लेकिन इसमें यकूत का हत्या कर दी जाती है और इसमें सरहिंद के विद्रोह में यानी भटिंडा में अल्तुनिया रजिया को पराजित कर देता है और इसे अपनी जेल में डाल देता है, यानी भटिंडा की जेल में कैद में कर देता है। अब क्या होता देखिएगा, जो रजिया थी वो भटिंडा की जेल में कैद है, भटिंडा की जेल में कैद है और बाहर पर पहरा किसका है, अल्तुनिया का। ठीक है, मोस्ट जो मास्टरमाइंड था एतगीन और अल्तुनिया ही थे। इधर एतगीन अभी एक्सपोज नहीं हुआ है। ठीक है, इधर जो इस शाही मतलब कि चालीसा के जो सरदार होते हैं, तुर्क होते हैं, इधर जो एक और पुत्र है इल्तुतमिश का, बहराम शाह, उसको वो सिंहासन पर बैठा देते हैं। सिंहासन पर जब बहराम शाह को बैठा देते हैं तो जो बहराम शाह है एक जो नया पद सृजित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद जो होता है, जो आगे चल के बनेगा, और वो पद होता है नाइब ए मामिलकात। नाइब ए मामिलकात एक नया पद बना देता है, यानी ये थोड़ा वजीर से ऊपर पद होता है और इस पद पर वो एतगीन को बैठा देता है। जब एतगीन को बैठा देता है तो अल्तुनिया इससे बहुत ही ज्यादा निराश होता है। अल्तुनिया के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। अल्तुनिया जो था इल्तुतमिश के परिवार से ही था, यानी कि रजिया का रिश्तेदार कह सकते हैं, और ये दोनों साथ साथ पले बढ़े और अल्तुनिया जो है रजिया को पसंद भी करता था। ठीक है, उसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन रजिया तो यकूत के साथ थी, इस वजह से अल्तुनिया थोड़ा और भी नाराज था। इसका भी फायदा इन्होंने उठाया, जो चालीसा के सरदार थे, इसका भी फायदा उन्होंने उठाया। अब अल्तुनिया सोचता है कि भाई मेरे को क्या मिला, मैं जो मेरे इल्तुतमिश के जो मैं विश्वास पात्र में हुआ करता था वो विश्वास भी मैंने खो दिया, और विश्वास तो खो ही दिया, साथ में मुझे ना नाइब मामिलकात का पद मिला, मुझे तो कुछ हासिल ही नहीं हुआ। तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। जब ठगा हुआ महसूस करता है तो जो चिंता होती है अल्तुनिया को, वो जो रजिया इसका फायदा उठाना चाहती है। मतलब कि रजिया फायदा क्या उठाना चाहती है, रजिया कैसे उठाती है, रजिया जो है अल्तुनिया को शादी का प्रस्ताव देती है। अल्तुनिया तो पहले भी करना चाहता था रजिया से शादी, तो अल्तुनिया जो है मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है, यानी कि रजिया वेट्स अल्तुनिया हो जाता है। और रजिया का जो मेन मकसद होता है वो अल्तुनिया के जरिए पुनः ये जो सिंहासन है दिल्ली सल्तनत का सत्ता है वो वापस पाना चाहती है। ठीक है, अब इधर बहराम शाह शासक बन गया है और इधर रजिया और अल्तुनिया ने शादी कर ली है। रजिया और अल्तुनिया मिलकर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्हें कुछ खोखर जाति के लोग जाटों का समर्थन, जाटों की सेना लेके वो दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और बहराम शाह की सेना से युद्ध करते हैं, लेकिन बहराम शाह की सेना जो उन पर भारी पड़ती है और रजिया और अल्तुनिया की सेना को करारी मात दे जाती है और इन्हें वापस भटिंडा की ओर भागने को मजबूर कर देते हैं। जब ये भटिंडा की ओर वापस जाते हैं तो इनकी सेना भी होती है जो वो भी साथ इनका छोड़ देती है। तो रास्ते में ही 25 दिसंबर 1240 को हरियाणा में एक कैथल नामक जगह पर कुछ डाकू उसमें उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। इन्हें डाकू कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये बहराम शाह और चालीसा के सरदारों के समर्थन प्राप्त वाली सेना के ही सदस्य होते हैं और वो डाकू के भेष में यहाँ हमला करते हैं और इन दोनों की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से रजिया का
पतन हो जाता है और रजिया का शासन मात्र 3 साल 6 महीने के आसपास ही चल पाता है। इस छोटे से कार्यकाल में रजिया ने जो साहस दिखाया, जो चालीसा है, उसको पता चल गया था कि अगर इसमें स्थायी शासन करना है तो सबसे पहले जो षड्यंत्रकारी हैं इनको कमजोर करना जरूरी है। और वो प्रयास भी करती है, लेकिन उसे शक्तिशाली लोगों का समर्थन नहीं मिलता है और काफी लोग उसके अगेंस्ट होते, इतना समय नहीं मिलता है, तो इस वजह से वो इस चीज में असफल होती है और उसका जो पतन का कारण ये फिर से चालीसा वर्ग के लोग बन जाते हैं। यानी कि एक बार फिर से चालीसा एक प्लस साबित होता है और अपने जो प्लान में सफल हो जाते हैं। जो अगले वीडियो में हम देखेंगे बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह जो 1240 से 1242 के 2 साल का शासन काल रहता है, उसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। वही चीज हमें उम्मीद है कि देखने को मिलेगी, जो वही षड्यंत्र और वही विद्रोह, वही साजिशें देखने को मिलेंगी उसके शासनकाल में भी, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। कमेंट अपने जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कहीं पर समझ ना आए। तो रजिया के जो शासनकाल है उसमें तो आप कुछ एतगीन और अल्तुनिया और याकूत के बारे में थोड़ा फोकस कर लीजिएगा और इसके बाद जो उसकी उपाधि है उम्दत उल निस्वा, और एक काबा और कुला है जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। चोगा, काबा को चोगा कहते हैं और कुला को टोपी कहते हैं। और जो ये 2 विद्रोह है, लाहौर का विद्रोह किसने किया और सरहिंद का विद्रोह किसने किया, इसके बारे में देख लीजिएगा। मतलब कि प्रश्न जो बनेंगे इसी से बनेंगे। 4-5 फैक्ट हैं, उन्हें आप याद कर लीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, बाय बाय।